अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। सैलाब के बायस जो तबाहकारियाँ हैं बदकिस्मती से बताया ये जा रहा है कि बहुत सारे लोग वंस अगेन, जैसे कि हर सैलाबी सूरत हाल में होता है कि डिस्प्लेस्ड हैं, मिसप्लेस्ड हैं, उनको फिर अपने रिहेबिलिटेट करना है, उनके हवाले से जो अब उनको इमदाद पहुँचानी है। यही सिलसिला, ये बदकिस्मत सिलसिला और बहुत अफसोसनाक सिलसिला हमने गुज़िश्ता जो सैलाब गुजरा है पाकिस्तान में 2022 का, जिस पे बड़े पैमाने पे बहुत से सूबों में बिलखुसूस तबाहकारियाँ रहीं। पख्तूनख्वा, सिंध बहुत ज़्यादा मुतासरा, जनूबी पंजाब बहुत ज़्यादा मुतासरा इलाक़ों में से रहे। और इस पूरे हाल अहवाल में बलूचिस्तान इज़ वेल, इस पूरे हाल अहवाल में उस वक्त भी नाजरीन जो लोग थे, बताया जाता है वो तब के जो डिस्प्लेस हुए हुए थे, अभी भी उनमें से कई ख़ानदान, कई अफराद डिस्प्लेस्ड हैं। अभी भी जो प्रेजेंट डे सैलाब है, जाहिर है इससे ये जो अब चैलेंज राइट एट हैंड है इस वक्त, अब इससे निमटना ऑब्वियसली तमाम जो लोग हैं, तमाम कुव्वत है, तमाम एफर्ट्स हैं, वो इसकी तरफ ही होनी चाहिए। किसी की इसके ऊपर दूसरी प्रायोरिटी हो ही नहीं सकती। लेकिन बहरहाल जो इस वक्त मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं, ख्वाह वो वफाक का मौक़िफ़ हो, पख्तूनख्वा हुकूमत का मौक़िफ़ हो, कवर करना बहरहाल हमारे लिए लाजमी है कि चूँकि वो अपने अपने पॉइंट से, पर्सपेक्टिव से, जाविये से बता रहे हैं कि कौन कितनी मदद कर रहा है। और ये जो चीज़ है, क्योंकि एक फितरी सवाल है कि अगर ये क्लाउड बर्स्ट था और इस पैमाने की ये जो क्लाइमेटिक चेंजेस थे, अगर ये चीज़ें हुई तो क्या इनका कोई फोरकास्ट मौजूद नहीं था? क्या वहाँ पे लोगों को पहले से इत्तला नहीं की जा सकती थी कि वो इवैक्यूएट करते एरिया, या कोई तो इंतज़ामात कोई इसके हवाले से लिए जाते, कोई तो प्रीएम्प्टिव मेजर्स लिए जाते, वो क्यों नहीं थे? इसके ऊपर एक तो जहाँ पर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से भी कई तरफ से ये वाली तनकीद उन पे ही आ रही है कि जी आपने क्यों उनको बर वक्त नहीं इत्तला दी और क्या आप लोग ये नहीं कर सकते थे। वहीं पर दूसरी तरफ से वो लोग भी एक पलट कर जवाब दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कोई इस हवाले से एक फ़ंड था नाजरीन, एज़ पर द PTI एंड द KP गवर्नमेंट, के जो वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक फ़ंड मिला था और उसकी वजह से चीज़ें कई बेहतर हो सकती थी, लेकिन वो हुकूमत ने जो है मुतासरीन तक या इस पर्पज़ तक पहुँचाया ही नहीं। ये जो गिला है, ये क्या सिर्फ PTI कर रहे हैं, या इससे पहले मुझे याद पड़ता है कि बिलावल भुट्टो भी उस वक्त तो वो बाकायदा गवर्नमेंट में थे, फॉरेन मिनिस्टर थे PDM-1 की गवर्नमेंट में, वो उस वक्त भी ये गिला करते हुए नज़र आते थे कि सैलाब के हवाले से जितनी भी जो इमदाद मिली ख़ास तौर पे बैनुल-अक़वामी इदारों से, वो पता नहीं कहाँ चली गई। और वो बहुत इस हवाले से शदीद तरीन तनकीद करते रहे थे वफाकी हुकूमत पे और बिलखुसूस PMLN पे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पे, जो कि ऑब्वियसली उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर थे। चंद चीज़ों को देखते चलिएगा। आज का कॉन्टेक्स्ट भी इसमें है, सैलाब के कॉन्टेक्स्ट में से, और पिछले सैलाब का भी इसमें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट हमने इसी सेंस में डाला है। सैलाब की तबाहकारियाँ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर पख्तूनख्वा समेत सैलाब से मुतासरा अज़ला में रिलीफ और बहाली की सरगर्मियों को तेज़ कर दिया गया है। याद रहे, अभी भी जो फोरकास्ट है वो ये बताया जा रहा है कि ये जो खुदा न खास्ता ये और बढ़ने का भी खदशा है कि अभी भी जो वेदर फोरकास्ट है वो इसी तरह से अनप्लेजेंट ही नज़र आ रहा है। ज़िले इंतज़ामिया की रिपोर्ट के मुताबिक क्लाउड बर्स्ट और सैलाब से अमवात की तादाद 400 से तजावुज़ कर गई, जबकि 670 अफराद ज़ख्मी। वज़ीर आज़म और वुज़रा ने रब्ता करके मदद करने की पेशकश की। वफाक की जिम्मेदारी है कि वो सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद करें। वज़ीर आला KP, पख्तूनख्वा के लोग मुतमईन रहें, वफाक मदद करे या ना करे, हमारे पास वसाइल मौजूद हैं। वज़ीर आला KP, ये वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नहीं जिसके पास वसाइल या तनख्वाह के पैसे ना हों। अपने लोगों को हम खुद ख्याल रख सकते हैं और मुतासरीन का अजाला भी कर सकते हैं। वज़ीर आला गंडापुर, सैलाबी सूरत हाल के वक्त इज़हार यकजहती करने पर तमाम सूबाई हुकूमतों के मशकूर हैं। वज़ीर आला KP, इमदाद के हवाले से वफाकी हुकूमत सिर्फ सियासी बयानात तक महदूद है। वफाक या पंजाब से अभी तक कोई मदद नहीं मिली। ये बड़ा नाजरीन एक सीरियस एलिगेशन है तर्जुमान वज़ीर आला पख्तूनख्वा और फराज अहमद मुग़ल की तरफ से। 2022 के सैलाब का भी नाजरीन इसमें यह कॉन्टेक्स्ट अब आता है कि 2022 के सैलाब के बाद हुकूमत को वर्ल्ड बैंक की जानिब से मौसमी रेडार्स के लिए फंडिंग फराम की गई, लेकिन 3 साल गुजरने के बावजूद हुकूमत इसका टेंडर प्रोसेस मुकम्मल ना करा सकी। ये एक तवील ट्वीट है रहनुमा PTI असद कैसर की, उसमें उन्होंने और भी इस तरह के इल्ज़ामात की और एलेबोरेशन भी की है। और इस गफलत के बायस पाकिस्तान के बेशतर इलाकों के अवाम को क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी सूरत हाल के बर वक्त इत्तला न मिल सकी और अवाम को जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। रहनुमा PTI असद कैसर। और यही इसी तरह की तनकीद बिलावल भुट्टो साहब जब 2022 के हवाले से वो करते रहे, पिछले साल सितंबर 2024 में भी उन्होंने ये बात दोहराई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गिला किया था कि वर्ल्ड बैंक ने 2022 के सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए $400 मिलियन का कर्ज दिया था, जो वफाकी हुकूमत ने अपनी जेब में रख लिया। वंस अगेन अ वेरी सीरियस एलिगेशन ऑन प्राइमरीली द PMLN एज अ पार्टी। इन तमाम मामलात पे नाजरीन बात करते हैं। और जो डियर कैदी 804
पे जो एक कॉलम लिखा है जनाब सुहेल वड़ाइच साहब ने, उनकी मुलाकात भी हुई है आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से। उसके बाद का अहवाल आप तमाम के सामने है। उन्होंने उस बेसिकली उनकी उस मुलाकात की जुज़ को उठाया है जहाँ पे ये बात आर्मी चीफ की तरफ से कही गई थी कि माफ़ी तलाफ़ी जो है वो बेहतरीन रास्ता है, और कुरान का हवाला देकर ये कहा गया कि जिन्होंने ये रास्ता नहीं चुना वो सिर्फ तकालीफ में रहे। लगता है इसी चीज़ को एक आगे मज़ीद बढ़ाते हुए सुहेल वड़ाइच साहब अपने इस कॉलम में लिखते हुए नज़र आते हैं कि माफ़ी तलाफ़ी कर लें, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, बल्कि आपकी पार्टी को एक नई जान मिलेगी, वेंटिलेटर से जो है वो निकलेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और खामोश रहें, सिस्टम को चलने दें, अगले इलेक्शन पे कॉन्सनट्रेट करें। क्या ये तजवीज़, $1 मिलियन सवाल ये है कि PTI मानेगी बहैसियत पार्टी, खान साहब मानेंगे? क्योंकि ये तजवीज़ खुद वैसे तो खान साहब को है, PTI को एज अ पार्टी नहीं है, ये खान साहब के लिए, ये उनके नाम, ये दरअसल ये पूरा एक तवील ख़त है। तो क्या वो इसको मानेंगे या नहीं मानेंगे इस तजवीज़ पर, और क्या रिएक्शंस आते हैं PTI के, तमाम बातों को ज़ेर गौर रखेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। तमाम इन ज़रूरी मौज़ूआत पर, अहम तरीन मौज़ूआत पर ओवर टू आर गेस्ट्स राइट अवे। कमर ज़मान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ड, तमाम तर बहस में अपनी पार्टी के मौक़िफ़ के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बहुत खुश आमदीद। राना एहसान अफजल खान साहब नाजरीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ड हैं, और इंशाल्लाह आई थिंक इलेक्शंस भी अब तो कॉन्टेस्ट करने वाले हैं फैसलाबाद से, कोऑर्डिनेटर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन ऑल दीज इंपॉर्टेंट मैटर्स। सैलाब की चूँकि बात हो रही है तो उस दौर में भी राना साहब इस बहुत अहम ओहदे पर थे, और बतौर कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर ये ड्यूटीज़ उस वक्त भी देख रहे थे, तो वो भी हमारे लिए कॉन्टेक्चुअलाइज कर पाएंगे। खुश आमदीद आपको। और नदीम कुरैशी साहब नाजरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेंबर पंजाब असम्बली, तमाम तर बहस में अपने जमात के जो है वो बुलंद मौक़िफ़ के साथ मौजूद हैं। आपको भी कुरैशी साहब बहुत खुश आमदीद। बात का आगाज़ मैं अगर आपसे ही कर पाऊँ, कायरा साहब आप बताएं, हमने इब्तदाइये में तो ये बात ज़रूर की, वज़ीर आला मुराद अली शाह ने फ़ोन भी किया, राब्ता भी किया वज़ीर आला गंडापुर से, बहुत अच्छी बात है। सैलाब के हवाले से उनको पूरी मुआवनत की भी यकीन दहानी कराई, लेकिन हमने इसीलिए इब्तदाइये में ये वाली बात की चूँकि ये वाला गिला बिलावल भुट्टो साहब भी करते रहे हैं मुसलसल तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कि जो प्रोमिसेस उन्होंने पिछले सैलाब ज़दगान के लिए किए थे वो पूरे नहीं हो पाए। और अभी बिल्कुल यही बात PTI वाले भी कह रहे हैं कि कोई रेडार जो था वो कोई मौसमी तब्दीली के लिए कोई रेडार था जो कि वर्ल्ड बैंक की मुआवनत से जिसके ऊपर काम शुरू होना था, तो वो यही कह रहे हैं कि ये 2022 में इसके लिए फंड मिला था वर्ल्ड बैंक की जानिब से, लेकिन उसके ऊपर अभी तक उसका टेंडर तक प्रोसेस नहीं किया जा सका। बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो यह है कि मेरी जमात बिलाशुबा जहाँ भी मुल्क के अंदर कोई ऐसी सूरत हाल हो जहाँ पे पाकिस्तान के शहरियों पे कोई आफत आए तो पीपल्स पार्टी बहैसियत जमात भी, और अगर कहीं हुकूमत में हो तो दोनों सूरतों में वो उस इलाके के लोगों के लिए हर तरह का तावन फराहम करने को माजी में भी तैयार रही, अब भी तैयार है और करेंगे इंशाल्लाह। खैबर पख्तूनख्वा के जिन इलाकों में इस वक्त ये आफत आई है, बहुत तकलीफ देह है और बहुत कीमती जानों का नुकसान हुआ, बहुत सारे माल मवेशी और लोगों का प्रॉपर्टियों का नुकसान हुआ, जिस पे सारी कौम रंजीदा है और उनके साथ है। हमारी हुकूमत ने जो वादे किए थे कोशिश की है कि पूरे कर रही है। फेडरल गवर्नमेंट से गिले शिकवे सिंध गवर्नमेंट को भी हैं, और मुझे नहीं पता कि ये PTI का जो गिला है उसकी क्या हैसियत है। चीफ मिनिस्टर सिंध ने अगर कोई वादा किया है या बात की है तो वो सिंध गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कानूनी तौर पे तो नहीं है, लेकिन एक कौमी तौर पे बहरहाल है। इस कौम के एक हिस्से को अगर तकलीफ पहुंची है तो दूसरे हिस्सों को वहां पहुंचना है, ये उनकी इखलाकी जिम्मेदारी भी है, सियासी जिम्मेदारी भी है। सो उन्होंने ये बात कही है तो पूरी करेंगे और उसमें कोई कमी, कोई कोताही नहीं होगी। दूसरी गुजारिश ये है कि रडार लगने के अमल का मेरे क्योंकि इल्म में नहीं है ये तफसील इसकी, लिहाजा इस पे मैं कोई बात कर नहीं सकता। आप राना साहब से पूछ लीजिए, शायद उनके इल्म में हो। जी बिल्कुल, ये पूछना बनता भी है कि ये जो फंडिंग के हवाले से गिला था, लेकिन कायरा साहब ये ज़रूर फरमाइएगा, अगर आपकी ये बात आपके इल्म में हो, बिलावल भुट्टो साहब भी आपको याद होगा कि मुतअद्दिद मरतबा ये वाले गिले करते आए थे PDM-1 गवर्नमेंट में, जब वो खुद भी वज़ीर ख़ारजा थे, कि जो कमिटमेंट्स की गई बजट में भी जो बताया गया था, वादे किए गए थे, वो पूरे नहीं किए गए। फिर हमें बताया गया कि टू एन एक्सटेंट कुछ हद तक सिर्फ कुछ उनकी उन वादों के ऊपर अमल हुआ,
جس کی وجہ سے پھر انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا تھا پرائم منسٹر کا. بٹ بائی اینڈ لارج 2024 میں بھی یہ والی بات جو ہے وہ ایک دفعہ دہرائی تھی بلکہ بلاول صاحب نے. ہمارے پاس ہے وہ والی ان کی بات؟ جی یہ سن لیجئے گا قاہرہ صاحب, میں تھوڑا سا اس کو کنٹیکسچولائز کرنا چاہ رہی ہوں کہ پرابلم کہاں ایگزسٹ کرتی ہے. جی ہاؤسنگ ریکنسٹرکشن کا منصوبہ یہ کانسیپٹ میرا ہے, یہ منصوبہ میرا ہے. میں نے یہ منصوبہ ورلڈ بینک کے سامنے رکھا اور اس کے بدلے میں یہ فنڈنگ کا, انٹرنیشنل فنڈنگ کا بندوبست کیا. یہ بلوچستان کے عوام کے ساتھ کس قسم کا انصافی کہ وہ صرف جو 400 ملین کا لون میں نے ورلڈ بینک سے لیا, وہ لون وفاق نے اپنا جیب میں رکھا. 2022 سے لے کے آج تک انہوں نے ایک گھر نہیں بنایا اور وہ چاہ رہے ہیں کہ میں یہاں آ کے اس چیز کا واہ واہ کروں. جی قاہرہ صاحب, آئی ہوپ آپ نے سنا. وہ کہتے ہیں کہ وفاق نے یہ والا یہی بات اب پی ٹی آئی والے بھی کر رہے ہیں کہ وہ جو لون تھا وہ وفاق نے کبھی آگے ہی پاس آن نہیں کیا, جیب میں رکھ لیا. ایک گلہ بہرحال اپنی جگہ تھا کہ جب سندھ کے اندر اور بلوچستان کے اندر طوفان آیا تھا, پنجاب کے بھی 2 اضلاع متاثر ہوئے تھے, وہ بہت بڑا فلڈ تھا اور اس میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کے گھر ضائع ہوئے, جانوں کے ضیاع ہوئے. اس پہ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا, فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ ساتھ مل کے, اور اس میں فنڈنگ بھی آئی تھی جس کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور اس کا مقصد بنیادی طور پہ یہی تھا, ایک لوگوں کو ہاؤسنگ فیسلٹی فراہم کرنا اور دوسرا انفراسٹرکچر کے نقصانات کو پورا کر کے آئندہ فلڈ اگر خدا نخواستہ ایسی صورتحال بنتی ہے تو اس کی بہتر جو تدبیر ہے, یہ پلان اس کے لیے وہ فنڈ تھا. اس کی یوٹیلائزیشن کے بارے میں سندھ گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے. وہاں پہ بہت سارے گھر بن چکے اور لوگوں کو وہ گھر دے بھی رہے ہیں. لیکن جو فیڈرل فنڈ تھا یا جو قرض تھا لیا گیا بلوچستان کے حوالے سے, وہاں پہ شاید فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کے کون یہ فنڈ استعمال کرے گا اور کیسے استعمال کیا جائے گا, اس پہ شاید مجھے کلیئر نہیں ہے, لیکن شاید اس پہ تنازع تھا. اور اگر یہ پیسہ ابھی تک وفاق نے وہاں ٹرانسفر نہیں کیا یا لوگوں کو اس کی فیسلٹی نہیں ملی تو یہ بہت افسوسناک ہے, اور پرائم منسٹر صاحب کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے فوری طور پہ. رائٹ, رانا صاحب اوور ٹو یو. آپ شاید واقعی اس لیے بھی زیادہ اہم ہے یہ والی بات کیونکہ اس وقت بھی جب سیلاب تھا تب آپ یہ ضروری ذمہ داری وزیر اعظم کے ساتھ سنبھال رہے تھے, ابھی بھی آپ اسی طرح سنبھال رہے ہیں یہ اس حوالے سے. تو یہ بتائیں یہ کون سا فنڈ تھا اور یہ کیا ایلیگیشن ہے جو کہ بار بار سم ٹائم اٹ از دا پی ٹی آئی, دی ادر ٹائم اٹ از دا پیپلز پارٹی, یہ کیوں آپ کی طرف آ رہا ہے اگین اینڈ اگین, ٹائم اینڈ اگین؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن سب سے پہلے تو بہت ہی افسوسناک ہے کہ اتنی جانیں گئیں, اور یہ جو کلائمیٹک چینجز ہیں یہ اب اس جو ونربلٹی پاکستان جس میں ایگزسٹ کرتا ہے, اٹ از ایویڈنٹ ناؤ. اور ہمیں جو ہے سب کو جو حکومتی ادارے ہیں, جو حکومتیں ہیں صوبائی اور جو وفاق ہے, ان کو ایک کولیبریشن کوآرڈینیشن سے ان معاملوں کو ڈیل کرنا پڑے گا. اور جتنی بھی ہم انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ کریں گے وہ کلائمیٹ ریزیلینٹ انویسٹمنٹ ہونی چاہیے. اور جو بھی اربن یا رورل پلاننگ کی جاتی ہے ان ایریاز میں جو فلڈ ہٹ ہوتے ہیں, وہاں اس چیز کا ادراک رکھنا ہوگا کہ جو فلڈ کے فلو کے ایریاز ہیں وہاں کنسٹرکشنز کو اللیگل قرار دینا پڑے گا. اور اگر کنسٹرکشنز ہوئی ہیں تو ان کو وہاں سے نہ صرف ریموو کرنا ہوگا بلکہ ان کو شفٹ کرنا ہوگا, جس میں صوبائی رول بڑی اہمیت اختیار کرتا ہے. تو یہاں ابھی تو یہ بات نہیں ہے کہ ہم بلیم کریں, فنگر پوائنٹنگ کریں, کیونکہ ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہے اور اس کے اندر آپ جتنی بھی تیاری کریں, جب یہ اس کے سامنے انسان کی تیاری جو ہے وہ پھر بھی کم پڑ جاتی ہے جب اس طرح کے ڈیزاسٹرز آتے ہیں. لیکن ذمہ داری ضرور ایگزسٹ کرتی ہے. اب تو ایک تو آپ کا سوال ہے کہ پرانی فنڈنگ کا کیا ہوا اور وہ وفاق نے روکی ہوئی ہے, تو قطعاً ایسا نہیں ہے. دیکھیں, ایک تو 10 آپ کو یاد ہوگا 9 یا 10 بلین ڈالر کی فنڈنگ کے پلیجز آئے تھے, اور ان پلیجز کے اگینسٹ پاکستان نے کوئی 8-9 ارب ڈالر کی اپنی سپینڈنگ کرنی تھی. اچھا, سب سے پہلے تو ان پلیجز میں سے میرے خیال سے 500 ملین ڈالرز بھی ریلائز نہ ہوئے ہوں شاید. باقی جو پلیجز تھیں وہ مکمل نہیں ہوئی, اور اس کی بھی بہت ساری وجوہات تھیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 30 بلین ڈالر کا ہم نے لاسز اسٹیمیٹ کیے تھے. لیکن ان پلیجز کو انلاک کرنے کے لیے صوبوں نے فیزیبلٹیز بنانی تھی, انہوں نے ڈیمیج کو کوانٹیفائی کرنا تھا, اور اس فارمیٹ میں کرنا تھا جو یہ انٹرنیشنل جو یہ ہمیں تو زیادہ تر تو لون کی شکل میں مل رہے تھے کہ وہ
ان کی ریہیبلیٹیشن فیزیبلٹیز کیسے وہ چلیں گی اور کیسے ہوگا. تو وہ جو بھی ڈیلیز ہیں وہ ان کے پلیجز بھی اس طریقے سے مٹیریلائز نہیں ہوئے, اور وہ جو ہے جو آیا وہ اتنا کم آیا. یہ پلیجز نہیں تھے, یہ لون تھا ورلڈ بینک کا. قاہرہ صاحب کا پوائنٹر آ جائے. جی لون تھا یہ, وہ کہتے ہیں. اب اگر آپ لونز کی بات کریں تو لونز بھی آپ کو بڑی آپ کو ایک ویل ارینج ڈاکیومنٹیشن آپ کو دینی پڑتی ہے, جس کے اوپر چیکس ہوتے ہیں, جس کے اوپر ایک ٹرانچ اگر آپ کو مل گئی تو دوسری تب ملتی ہے جب آپ ریکوائرمنٹ پوری کریں, اور یہ ایسے نہیں ملتی کہ وفاق کھا گیا یا صوبہ کھا گیا. وہ تبھی آگے موو ہوتی ہے جب آپ ان کے کرائٹیریاز اور مائل سٹونز کو میٹ کریں, نمبر ایک. تو یہ ایسا تاثر بھی دینا کہ وفاق نے روک کے رکھا ہے, ایسا نہیں ہے. ڈیفینیٹلی ورلڈ بینک کے حوالے سے اگر کوئی رکاوٹ ہے, مجھے یہ بھی نہیں میں آج کنفرم کر سکتا کہ وہ کتنا ڈسپرس ہوا اور کتنا رکا ہوا ہے, لیکن اگر وہ رکا ہوا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی ٹیکنیکل وجوہات ہوں گی جس میں صوبے کا بھی رول ہوگا, وفاق کا بھی رول ہوگا. بہرحال ابھی جو یہ ڈیمیج ہوا ہے اس میں ہماری طرف سے, پرائم منسٹر کی طرف سے, ایک تو این ڈی ایم اے کو جتنا ہم اکوپ کر سکتے تھے, جتنی جدت لا سکتے تھے, ہم لے کے آئے ہیں. جو ارلی وارننگ سسٹم ہے اس کے اندر اس کی امپلیمنٹیشن میں ڈیلے ضرور ہے, اور اس میں بھی صوبوں کا رول ہے. اور ابھی گلگت بلتستان جب پرائم منسٹر گئے غالباً 10-12 دن پہلے, تو انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا اور ان کو پھر ٹائم لائنز دی اور کہا کہ اب میں جو ہے وہ ایکشن ہوگا اگر یہ ڈیلیز ہوئے. بہرحال مطلب ان کو ایک منٹ, یہ آپ کہہ رہے ہیں جب وہ جی بی گئے تو ان کو کس کی طرف سے ٹائم لائنز دی گئیں؟ وزیر اعلیٰ, مطلب وزیر اعلیٰ کے پی کی طرف سے ٹائم لائن دی گئی؟ کس کی طرف سے آپ سمجھتے ہیں کہ امپیڈمنٹ آ رہا ہے؟ کیونکہ وہ تو الٹا آپ کے اوپر یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ کلاؤڈ برسٹ اور ابھی جو یہ حالیہ یہ جو سیلاب آیا ہے اس کی پیشن گوئی ہو سکتی تھی اگر ریڈارز کا جو معاملہ تھا جو 2022 سے پینڈنگ ہے وہ آپ لوگوں نے آگے بڑھایا ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس ریڈار سسٹم ایگزسٹ ہی نہیں کرتا یا ارلی فور وارننگ سسٹم ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, وہ ایگزسٹ کرتا ہے اور وارننگز دی بھی جاتی ہیں اور اس کو بڑے کلوزلی مانیٹر بھی کیا جاتا ہے. اس میں اور جدت لانی تھی, اور وہ ڈیلے جو ہے وہ جہاں جی بی گورنمنٹ کی طرف سے بھی تھا, وہاں منسٹری آف کلائمیٹ چینج کی طرف سے بھی تھا, جی بی گورنمنٹ کیا گیا اس کو میٹ کریں. بہرحال جو میں موٹی بات اگر کروں, دیکھیں فلڈ کہاں سے آتا ہے؟ فلڈ اسی ٹرین سے آتا ہے جہاں سے پانی فلو کر رہا ہوتا ہے. اس کے رستے کے اندر جو کنسٹرکشنز ہیں ہمیں ان ساروں کو ری تھنک کرنا پڑے گا. ہمیں اندازہ لگانا پڑے گا, یہ بڑی اہم بات ہے اور بہت وقت ہو گیا ہے کہ اب یہ باتوں سے بات آگے بڑھے کہ واقعی ایسا کیا جائے. لیکن اس کا مجھے صرف آگے مکمل کر لینے آخری لائن دیکھیں, جہاں سے وہ ریور جا رہا ہے اس کے مثال کے طور پہ 50 میٹر تک 100 میٹر تک آپ کو کنسٹرکشنز کو بین کرنا پڑے گا. اگر کنسٹرکشنز ہیں تو ان کو ختم کرنا پڑے گا, ان کو بھی ختم کرنا پڑے گا. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, یہ بہت بڑا ٹاسک ہے جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرنا پڑے گا. اب یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, اسی لیے اس کی ڈویبلٹی پہ سوال آ رہا ہے. لیکن یہ صوبوں نے کرنا ہے. اچھا, صوبوں نے کرنا ہے. ہاں, صوبوں نے کرنا ہے. یہ وفاق کی پوری ڈومین صوبوں کی ہے. یہ چیزیں اس کے تعین ہو چکے ہیں, یہ امپلیمنٹیشن صوبوں نے کرنا ہے. اچھا, یہ صوبوں نے کرنا ہے. ویری انٹرسٹنگ. اب یہ اس پہ بڑا ضروری انپٹ بھی آئے. لیکن ندیم قریشی صاحب, ابھی آپ کی پارٹی کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے, مطلب آپ کی پارٹی کیا پی ٹی آئی کی بیسکلی گورنمنٹ ہے, تو پختونخوا حکومت, میں ایسے ریفریز کرتی ہوں اپنی بات کو, پختونخوا گورنمنٹ نے کہا ہے کہ یہ ابھی بھی صرف باتیں ہیں, یہ وعدے عمل نہیں کیے گئے. بالخصوص انہوں نے یہ جو تنقید ہے وہ وفاق پہ اور پنجاب گورنمنٹ پہ کی ہے. یہ بتائیں کہ یہ واقعی ایسا ہے؟ کیونکہ ہم نے تو بڑی تعریف کی اس بات کی کہ ہر طرح سے این ڈی ایم اے کو بھی آگے پہنچایا جا رہا ہے. آج تو بلکہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف کی بھی ملاقات پرائم منسٹر کی ہوئی ہے, اور یہ دونوں بھی اسی مدعے پر ملے ہیں کہ پختونخوا میں کیسے ریلیف آپریشن کو مزید ایکسپیڈائٹ کیا جائے. آپ لیکن بالکل الٹا گلا کر رہے ہیں, اور یہ بات صوبوں کے کرنے والی ہے. تو یہ صوبے آپ کے اپنے اندر بھی آئیڈینٹیفائی کرنے کو تیار ہیں کہ آپ کی طرف سے کیا غفلت ہوئی؟ یہ جو اس طرح کی تجاوزات ہیں وہ ایک ریور کا بہاؤ ہے اس کے چینل کے سامنے یہ ساری کیوں تھیں, یا اگر ان کو ہٹانا ہے تو کیا یہ مشکل قدم آپ بطور صوبائی حکومت آپ کی پارٹی اٹھا لے گی؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں, پہلے تو میں آپ سے گزارش کر دوں, سب سے پہلے تو میں بطور ایک پاکستانی کے, بطور ایک پنجاب کے رہائشی کے, پنجاب کے رکن اسمبلی کے, اپنے تمام ان بہن بھائیوں سے اظہار افسوس, اظہار ہمدردی کرتا ہوں جو اس سیلاب کی نظر ہوئے, جو قیمتی ترین جانیں ضائع ہوئیں. اور یہ ہمیشہ ہمارے لیے ایک تکلیف کی باعث یہ بات رہتی ہے
कि हम हादसात के बाद उन पर डिबेट भी शुरू करते हैं, गवर्नमेंट्स भी अपनी पॉलिसियों के हवाले से इजहार करती है। पाकिस्तान उन 8 मुल्कों में शामिल है, आप मुझसे बेहतर समझती हैं, जिनको बदतरीन क्लाइमेट चेंज का सामना है। जी अभी राणा साहब फरमा रहे थे जी अर्ली वार्निंग्स के हवाले से हमारे पास कोई सिस्टम है, मैं नहीं समझता, क्योंकि पंजाब में भी अभी पिछले दिनों जो अर्बन फ्लडिंग हुई, जिसमें एक हाउसिंग सोसाइटी में आपने सुना होगा एक रिटायर्ड कर्नल और उनकी बेटी जिस तरह से एक फ्लड के रॉ का शिकार हुए और 2-3 दिन के बाद उनकी डेड बॉडी मिली। तो तो इस तरह के बहुत सारे हादसा पंजाब में भी होते रहे। जहां तक असद कैसर साहब के ट्वीट का ताल्लुक है, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, ये 2022 के मिड की बात है, जब वर्ल्ड बैंक का एक एग्रीमेंट हुआ उस वक्त की पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के साथ, लेकिन इत्तेफाक से वो गवर्नमेंट बदनसीबी गवर्नमेंट ना चल सकी। हमारे यहाँ अलमिया तो यही है कि कोई भी हुकूमत अपना वक्त पूरा नहीं कर पाती। जो भी वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो नई आने वाली गवर्नमेंट सिर्फ इसलिए उनको निशाने इबरत बना देती है कि वो उनके पेशराओं ने या उनके किसी कंपेटिटर ने उन्होंने उसका आगाज किया होता है। अच्छा, दिलचस्प। आप फरमा रहे हैं ये जो फंडिंग मौसूल हुई थी वो खान साहब या पीटीआई की गवर्नमेंट के जाने से के पहले हुई थी, उस वक्त ये आपने एग्रीमेंट ये तय पाया था वर्ल्ड बैंक के साथ, और फिर उसके जो पैसे आए थे वो फिर तब आए थे जब ये आपकी गवर्नमेंट का जब चली गई थी। वो खान साहब ने यूएनओ में भी क्लाइमेट चेंज के हवाले से पाकिस्तान की मुश्किलात का जिक्र किया था। हम और आप जिस रीजन में हैं, ये जो बदतरीन क्लाइमेट चेंज का सामना आने वाले दिनों में भी होगा, हम बदनसीबी से उसी जोन में मौजूद है। मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट ने, क्योंकि इस गवर्नमेंट को भी अब ऑलमोस्ट 3.5 साल हो गए हैं, ये पीडीएमए की सूरत में भी इक़्तिदार में थे, अब भी ऑलमोस्ट 1.5 साल होने को आया। हम हमेशा हादसात के बाद उनको डिस्कस करते हैं, उनके हवाले से अपनी पॉलिसीज का तयन करते हैं, उसके हवाले से लोगों को तसल्ली देते हैं, लेकिन उसके बाद एक नया हादसा हमारा मुंतज़िर होता है। मैं आज भी समझता हूँ, बजाय इसके कि हम किसी ब्लेम गेम पे जाएं, आज भी वक्त है। बुनियादी तौर पे चूंकि मैं साउथ पंजाब से हूं, क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी साउथ पंजाब की वो जो एग्रीकल्चर थी वो भी तबाही के करीब पहुंच गई है। वजह उसकी ये है कि हमारे पास जो एनडीएमए की सूरत में या पीटीएमए की सूरत में ये जो मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं, मैं ज़ाती तौर पे नहीं समझता कि उनके यहाँ कोई विजनरी वर्क हो रहा है। अब ये बदतरीन ये हादसा हुआ है, लोग 400 से ज्यादा लोग जान से हाथ धो बैठे हैं, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दबा हो गया है। अब इस हादसे के बाद हमें कई साल लगेंगे इसकी रिकवरी में, इसकी रेमेडी में, लेकिन होना क्या है, हम किसी नए हादसे के हवाले से हमारी कोई वर्किंग नहीं होगी। मैं आज भी समझता हूँ विफाक की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। विफाकी गवर्नमेंट जो है वो हर तरह से फूड सिक्योरिटी की भी और ये कुदरती जो डिजास्टर है इनके हवाले से भी सारी पॉलिसीज वफाक बनाता है। अगर वफाक ये कहकर कि ये सूबे की जिम्मेदारी है, अगर सिंध में कोई इशू बना हो, उस वक्त बिलावल जरदारी साहब ने अगर तनकीद की, मैं बिल्कुल समझता हूँ वो हक जानिब थे। और आज अगर गंडापुर साहब तनकीद कर रहे हैं, आज जिस मैं आपसे प्रोग्राम कर रहा हूँ, अभी तक प्रैक्टिकली फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से एक भी स्टेप नहीं है वहां सिवाय मीडिया पे बयानात के। तबाही तो वहां ही हुई है, लोग तो वहां ये तो परेशान को है, काफी की हालत में है। तो जाहिर है जी, मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ आप इसको वेरीफाई कर लें। हो सकता है आज के बाद तो सिलसिला बने। आपने भी फरमाया कि नवाज शरीफ साहब की और प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात होने जा रही है, तो भाई ये बातें तो मुलाकातों से आगे होनी चाहिए। अगर वहां 500 400 और 500 के करीब लोग 400 से 500 के करीब लोग जान से हाथ धो बैठे हैं। अभी मैं एक जगह एक क्लिप देख रहा था कि 120 बच्चे 120 किड्स वहां एक स्कूल में थे, ना स्कूल रहा ना वो बच्चे रहे। इससे बड़ा हादसा और क्या होगा। और उसके साथ साथ अभी तक मुझे नहीं समझ आ रहा कि फेडरल गवर्नमेंट ने किस तरह की कोई इमरजेंसी वहां नाफिज की है। कोई शक नहीं है, पाक आर्मी के जवानों ने आगे बढ़ना है, उन्होंने वहां रेस्क्यू करना है लोगों को, और वही करते हैं हमेशा। गवर्नमेंट्स तो यहाँ एक दूसरे पे तनकीद करके अपनी जिम्मेदारी से ओहदा बना होने की कोशिश करते हैं। वो समझते हैं हमारी जान खलासी हो, हमसे ना कोई क्वेश्चन करे। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी सोचें तो आज हम जहाँ खड़े हैं, आप एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ले लें, अब ये नहीं बड़ी अहम बात है। इसको आगे बढ़ाते हैं, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक पे बढ़ते हैं। नाजरीन वापस आते हैं, स्टेबल सारी अहम बातें। और ये जो क्लेम है ये जाहिर है हम अपनी तरफ से इसको वेरीफाई भी करेंगे। और ये बड़ा एक परेशान कुन बात है कि वो कह रहे हैं कि ये वादे अभी भी सिर्फ बातें ही और वादे ही हैं, प्रैक्टिकली कुछ नहीं है। वाकई क्या ऐसा है? लेट्स फाइंड आउट आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक नाजरीन। कायरा साहब, ओवर टू यू। अब ये देखें, ये जो एक बात है कि डुएबिलिटी नहीं है और लॉन्ग टर्म भी जाहिर है हमने कोई अपना रोड मैप बनाना है, सूबे की प्राइमरीली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो तजावुज़ात हैं, ख़ास तौर पर जो रिवर या पानी के बहाव के साथ जो हैं, अब जैसे कराची में भी हम अक्सर सुनते हैं कि ये बात ये बहुत तनकीद की जाती है, सिंध में आई मीन कि वहाँ पर भी कई सारे ये जो है ना, मतलब समंदर वाले इलाके को एवैक्यूएट करके और वहाँ पर भी कई सारी डेवलपमेंट की गई, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए गए। क्या ये आप मतलब सिंध गवर्नमेंट भी ये लीड लेंगे इस मामले में, या उनको लीड लेनी चाहिए कि इन तजावुज़ात से जान छुड़ाएं और ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि पानी के बहाव के रास्ते में है उसको साइड में करें, जो एक नेचुरल जो एक हैबिटेट है उसको ख़राब करने वाली चीज़ें हैं उनसे निजात हासिल करें? देखिए, एक तो ये है कि समुंदर को फिल करके वहां पे आबादियां बसाई जाएं, ये दुनिया के बहुत सारे ममालिक में होता है और ये साइंटिफिकली अपनी जगह कायम है। इस वक्त जो मौजू हमारा है वो है बुनियादी तौर पे वो इलाके जो बारिश के पानी के निकास की सूरत में, वो पहाड़ी हैं या पंजाब के मैदानी इलाके हैं, उनके रस्तों में पानी के कुदरती बहाव के रास्ते में लोगों ने अपनी प्रॉपर्टियां बना ली हैं, इंक्रोचमेंट्स कर ली हैं। और खुदा न खास्ता जब कभी इतना तूफान आता है, नॉर्मल बारिशों में तो गुजारा होता रहता है, लेकिन जब कभी एक्सेप्शनल रेन्स होती हैं तो उसकी सूरत में ये तबाहियां आ जाती हैं और फिर हमें दूसरी बिलाशुबा ऐसा ही है। और ये सक्सेसिव गवर्नमेंट्स रही हैं, किसी एक जमात की नहीं, सब जमातों की रही। इनको हम सफाई करा लें, ये इतना आसान काम भी नहीं है। लेकिन बहरहाल ये अल्टीमेटली इसके सर्वेज भी हो चुके हैं जी, सिंध में भी हो चुका, पंजाब में, कश्मीर में, जीबी में, सब जगहों पे। राना साहब, ये जो एक्विजिशन है कि अभी तक सिर्फ बातें हैं और इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं है इन वादों की, इसके ऊपर आप रोशनी डाल सकते हैं? ये तो बहुत सीरियस बात है, ये तो फिर आप बातें भी ना करें अगर आपने कुछ करना नहीं तो। मैं आपको फिर क्लैरिटी इसमें ले आऊं। जो वर्ल्ड बैंक का लोन भी है ना, इट इज नॉट गिवन टू द फेडरल गवर्नमेंट, उसको स्पेंड भी सूबाई हुकूमतों ने करना है, एंड दैट लोन is given to you on milestone basis। अगर आपने माइलस्टोन अचीव कर लिया है तो फिर आपको अगली ट्रांच मिलती है। तो इसमें भी वफाक रोकता नहीं है, आप वर्ल्ड बैंक के साथ डायरेक्टली एंगेज हैं, ये सूबाई हुकूमतें, और इसमें जितनी वो प्रोग्रेस करेंगी उसके मुताबिक उनको अगली ट्रांचेस मिलती हैं। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए। ये वफाक का इसमें कहीं से कंट्रोल नहीं आ गया कि वफाक ने चाबी बंद कर दिया, फलाना कर दिया। दिस इज रॉन्ग। नंबर 2, देखें, बात यह है कि वफाक का जो नेशनल डिजास्टर NDMA है उसको हमने इक्विप किया है, उसको स्ट्रेंथन किया है, हमने कोलैबोरेशन जो है सूबाई क्लाइमेटिक जो चीजों को देखते हैं और जो इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स हैं उनके सबके साथ लिंक करते हैं, एंड इट वर्क्स, वो चलता है। उस पर बड़ी मेहनत की है शहबाज शरीफ साहब ने, एंड इट इज डिलीवरिंग। अब जो बाकी जो ये मामलात हैं, देखें, मैं अब ये अभी कायरा साहब ने भी वही बात की और मैंने आपको पहले की। अब अगर तो नई पुरानी कंस्ट्रक्शंस को मूव करना, जो रिवर बेड्स हैं या जो रिवर के इर्द गिर्द इलाके, वो बिल्कुल एक प्रोसेस है और उसके लिए बड़ा एफर्ट और विल चाहिए, लेकिन अभी तो नहीं बन रही है। आप देखें कितने होटल्स, रेस्टोरेंट्स जो हैं दरिया के ऐसा नहीं है कि कोई आके वहां पर अपना रैंडम एक घर बना लेता है, वो बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स हैं और जाहिर है वो फिर इट इन्वॉल्व्स बिग मनी। और फिर अब उसमें बड़ा बेसिक सा सवाल है, उसमें वफाक का तो लेना देना ही नहीं है। एंड देन अगेन दिस इज नॉट अ ब्लेम गेम। उसके अंदर वो सारी जहां जिस जगह वो बन रहा है, उनकी लोकल अथॉरिटीज, उनके डेवलपमेंट अथॉरिटीज, उनकी सूबाई हुकूमतें वही इसको देखती हैं। तो देखें, यहाँ हमें ये रियलाइज करना होगा एज ए नेशन, अगर आप बाहर की अगर ट्रैवल आप करें तो उन रस्तों तो मैं आपसे एक अर्ज करूं, अगर राना साहब देखें, ये जो बिलियन ट्री सुनामी और ये जंगलात का मंसूबा, ये तो आपको याद होगा, अभी नदीम साहब भी फरमा रहे थे कि वो इमरान खान साहब तो बड़ा इसके ऊपर अग्रेसिवली बात करते थे, प्रोजेक्ट्स भी करते थे, लेकिन आप उनको बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाते थे उस टाइम। तो वो तो यही कहेंगे ना कि हम प्रीएम्प्टिवली ये सारी चीजें पहले ही कहते थे कि ये कर लें। उसकी नहीं, देखें, वो कहते थे, बहुत अच्छा कहते थे, वो बिलियन से 5 बिलियन भी बन गया, लेकिन आप 5 मिलियन ट्रीज तो दिखा दें। वो तो 5 मिलियन ट्रीज भी नहीं लगे। तो बिलियंस के ऊपर जो हवाई बातें कर रही थी, तनकीद उस चीज पे थी, तनकीद करप्शन पे थी, तनकीद ट्रांसपेरेंसी ना होने पे थी,
تنقید کھر پہ تھی، لوٹ مار پہ تھی، جو کہ آج یہ اب آپ دکھائیں وہ 5 بلین کی یہ بات کرتے تھے، آپ 100 ملین ٹریز دکھا دیں. تو یہ دیکھیں وہ اس چیز پہ تنقید تھی، ہوا کے اندر وہ غبارے میں ہوا بھری جا رہے تھے، اندر کچھ نہیں تھا. بہرحال اچھے پروجیکٹس تھے، یعنی کہ اچھی بات کو کہہ کے ایک غلط کام اس کے پیچھے اس کی آڑ میں کیا جا رہا تھا. دیٹ از دی ایکوزیشن. ندیم صاحب، یہ پرابلم یہ تھی کہ اچھی چیز کے پیچھے ایک مطلب اچھے پرپس کو بیچ کر پھر اس کے آڑ میں غبن کرنا، اس کے اوپر تنقید کی جاتی تھی. جو ابھی بھی آپ بات کہہ رہے تھے کہ کلائمیٹ خان صاحب کہتے ضرور تھے، لیکن پی ایم ایل این والے کہتے ہیں کہ وہ کہہ کر کرتے وہ کچھ اور تھے. یہ اصل میں الزام ہے جو کہ بہت سنگین ہے. اور یہ بھی بتائیں، ابھی جو ہم نے ابتدائیے میں ایک بات کی تھی کہ اب یہ جو ڈیئر قیدی 804 کے نام سے ایک کالم ایک نیا آیا ہے سہیل وڑائچ صاحب کا، جس میں وہی والی بات ہے کہ معافی تلافی کریں، سسٹم کو چلنے دیں، اگلے الیکشن پہ غور کریں اور اپنی جان چھڑائیں. مطلب یہ اس تجویز کو کیا آپ سمجھتے ہیں؟ خان صاحب کوئی تجویز لے لینی چاہیے، ورنہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی فیوچر ہی نہیں ہے پی ٹی آئی کا، ختم ہے. اب دیکھیں مولانا صاحب، پہلے تو میں رانا احسان صاحب کی خدمت میں عرض کروں، اور جتنے بھی بالخصوص پی ایم ایل این کے سپوکس پرسنز ہیں، پی ایم ایل این کے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جی وہ بلین ٹریز ہمیں دکھائیں. میں ان سے گزارش یہ کروں گا، میں خود ایگری گریجویٹ ہوں، ٹریز جو ہے نا یہ کوئی شوگر ملز اور ٹیکسٹائل انڈسٹری نہیں ہے حکمرانوں کی جو چند ماہ میں کھڑے ہو جائیں گے اور ورکنگ شروع کر دیں گے. ٹریز لگنے میں، ایک پلانٹ کو آپ جب گرو کرتے ہیں، اس کی اریگیشن میں، اس کے پروسیس میں کئی سال لگتے ہیں. آپ کے پاس سارا ڈیٹا موجود ہے. میں ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے آپ کو فگرز دیتا ہوں، ملین سے زیادہ ٹری تو یہاں ہم نے پلانٹس لگائے، اور پلانٹس کا ٹری بننے میں وقت لگتا ہے. بعض پلانٹس جو نا 10-10 سال لیتے ہیں. آپ کے پاس ساری فگرز ہیں، آپ سن لینا جی. آپ فارسٹ ڈپارٹمنٹ سے، آپ اس وقت کے تمام ڈپارٹمنٹ سے ساری رپورٹس آپ کے پاس ہیں. آپ کو یہ تو پتا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ سے جو القادر یونیورسٹی بننی تھی وہ کیوں نہیں بنی. آپ کو بابا رحمتے اور اس طرح کی ساری ٹرمینالوجی آتی ہے. تو آپ کو ایک آدھا کیس خان صاحب یہ نہیں بنا دیتے کہ انہوں نے جو ٹریز لگانے تھے وہ نہیں لگائے. آپ کو پتا ہے انہوں نے ورکنگ کی، چاروں صوبوں میں ورکنگ کی، پوری کوشش ہوئی، اور وہ پہلا شخص تھا جس نے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بات کی، جو کہا اس پر عمل کیا، باقاعدہ پریکٹیکل ڈیلیور کیا گیا. چونکہ وہ آپ سے مختلف سوچتے ہیں. بد نصیبی اس قوم کی، آپ کی گورنمنٹ آ گئی، آپ نے وہ تمام منصوبے، اور آپ نے تحریک انصاف کے ساتھ یہ نہیں کیا. پی ایم ایل این جب بھی آئی ہے، اگر کوئی پیپلز پارٹی کا منصوبہ پبلک ویلفیئر کے حوالے سے پروسیس میں تھا، انہوں نے روک دیا. انہوں نے ہیلتھ کارڈ روکا ہے، انہوں نے احساس پروگرام ختم کیا. کون سا پروجیکٹ ہے عمران خان کے دور کا جو عام آدمی کو سہولت دے رہا تھا جو اس حکومت نے کنٹینیو رکھا ہو؟ آپ پڑوس میں جائیں، وہ جو شائننگ انڈیا کا تصور تھا وہ اس وقت منموہن سنگھ نے دیا تھا. جب مودی سرکار وہاں آئی ہے، مودی گورنمنٹ آئی ہے، انہوں نے تمام تر آئیڈیالوجیکل اختلافات کے باوجود اس کو کنٹینیو رکھا. آج کی گورنمنٹ بتا سکتی ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے دور کے کس منصوبے کو کنٹینیو کیا؟ یہ نہیں بتا سکتے. صرف ان کے پاس چونکہ انہوں نے پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے، انہوں نے قوم کو یہ بتانا ہے جی شخص نے کچھ نہیں کیا تھا. لیکن لوگوں کو پتا ہے، جو اس پروسیس کا لوگ حصہ تھے وہ سب جانتے ہیں کہ وہ شخص کیا کر رہا تھا اور کیا اس کا ویژن تھا. وقت ہے، بدل جائے گا انشاءاللہ. اچھا، جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے، آپ نے بھی فرمایا کہ جی سہیل وڑائچ صاحب نے، پہلی بات تو یہ ہے جو قلمکار کسی بھی شخص کو اپنی ذاتی کسی بھی وجہ سے ناپسندیدہ سمجھتے ہیں یا کسی شخص کو پسندیدہ سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کی رائے باعث ہو جاتی ہے. ان کی بات پر زیادہ سوچنا یا زیادہ اس پہ توجہ دینا وہ مناسب نہیں ہوتا. سہیل وڑائچ صاحب کا مجھے ذاتی طور پہ ہمیشہ احترام رہا ہے، ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے. لیکن ان کی جو سوچ اور ان کی فکر تحریک انصاف کے حوالے سے، عمران خان صاحب کے حوالے سے، وہ سب کے علم میں ہے. میں تو ایک کامن مین کا نمائندہ ہوں، دوسری تیسری بار رکن اسمبلی بنا ہوں. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ پوری قوم اس سسٹم سے معافی مانگ رہی ہے، جس سسٹم نے عام آدمی کو مجبور کر دیا. آپ نے مونا صاحبہ، آپ اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ ذرا ساؤتھ پنجاب میں، انٹیریئر سندھ میں، بلوچستان کے اندر جا کے حالات دیکھیں. لوگوں کے حالات یہ ہیں کہ لوگ بچوں سمیت سوسائڈ کر رہے ہیں، لوگ دریا کے پلوں سے جا رہے ہیں، 3-3 4-4 بچوں سمیت خودکشیاں کر رہے ہیں. یہ جو ہزاروں نوجوان یہ پاسپورٹ لینے کے لیے پاسپورٹ آفس کے بعد اور پھر مختلف ایمبیسیز کے بعد ویزے لینے کے لیے کھڑا ہوا ہے، وہ کس لیے کھڑا ہوا ہے؟ یہاں ٹی وی کی سکرین پر یہ کہہ دینا بھی سب اچھا ہے، راوی چین ہی چین دکھ رہا ہے، گراؤنڈ پہ ایسا بالکل نہیں ہے. میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں اگر کوئی شخص کوئی جرم کرتا ہے، کوئی زیادتی کرتا ہے، تو معافی مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے. معافی مانگنے سے مراد یہ ہوتی ہے اپنی غلطی کو تسلیم کرنا. لیکن کوئی شخص بتا سکتا ہے کہ 9 مئی 2023 کو جو شخص ملک کا سابق وزیر اعظم تھا، پاکستان کی ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا
चेयरमैन है, ये साबित हुआ 8 फरवरी को, कोई माने ना माने, वो शख्स अपने आप को कोर्ट में सरेंडर कर रहा है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है। कौन वो लोग थे जिन्होंने उनको वहां से गिरफ्तार किया, किस तरीके से गिरफ्तार किया, कैसे मैन हैंडलिंग की, उसके बाद उसी शख्स को 12 मई को पाकिस्तान की आला तरीन अदालत उसकी गिरफ्तारी को वो तो खैर एक वो थोड़ा सा जाहिर है वो अलग एक मौजूद है, इंशाल्लाह उस पे भी बात है 9 मई पे। लेकिन थोड़ा आप कह रहे हैं कि मैं बात मुकम्मल कर रहा हूं। जी आप कह रहे हैं कि ये मतलब ये तजवीज आपको अच्छी नहीं लगी, क्योंकि सोहेल वड़ाई साहब कह रहे हैं कि वो तो उनकी वहां से डराइव हुई ना, जो उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, उन्होंने वहां पे हवाला दिया कि माफी मांगने से कुछ छोटा नहीं हो जाता, बल्कि मतलब कुरान में ये चीज हर जगह है, और कुरानी आयात का हवाला देके उन्होंने कहा कि जो लोग जिन्होंने माफी नहीं मांगी उनका फिर उनके ऊपर तबाही आई। तो ये इसलिए कोई छोटी मतलब वो बात नहीं है, वो इसलिए वो अपनी तरफ से नहीं, वो एक मेरा ख्याल है कॉन्टेक्स्ट है उसकी उनकी इस तजवीज का, क्योंकि वो खान साहब को दे रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश कर दूं, पहली बात ये मैंने पहले भी कहा, फिर दोबारा दोहरा देता हूं, अगर किसी शख्स से को कोताही हो जाती है, गलती हो जाती है, तो माफी मांगना में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कोताही का जुर्म का तयन तो होना चाहिए। मैंने आपसे गुजारिश की कि एक शख्स को हाई कोर्ट में या कोर्ट में कौन शख्स जाता है जो अपने आप को कानून के सामने सरेंडर करता है, जो सर तस्लीम खम करता है, कानून के सामने भागता नहीं है, कानून से छुपता नहीं है, किसी आड़ में बैरून मुल्क नहीं जाता, कानून के सामने पेश है। सैकड़ों की वेरी फेयर। कायरा साहब आखिरी कमेंट्स आपकी तरफ। मैं पहले भी आपकी बात नहीं सुन पाई थी कुछ सिग्नल्स के डिस्टॉर्शन की वजह से। ये सूबों की बात हो रही थी कि वो वर्ल्ड बैंक जो है वो राना साहब बार बार ये फरमा रहे थे कि वो सूबों के साथ उनका अग्रीमेंट था और वो एक माइलस्टोन बेस्ड था कि अगर टारगेट अचीव कर लेते सूबे तो उनको कर्ज की अगली जो भी किस्त है वो मिल जाती। इसमें वफाक का कोई अमल दखल नहीं है, उनको इसमें घसीटना भी नहीं चाहिए, और ये खान साहब को माफी मांग लेनी चाहिए। इस पे आपकी फाइनल वर्ड आ जाए। वफाक का अमल दखल है, सूबों ने एग्जीक्यूट करना है और फिर माइलस्टोन बेस्ड वो आगे चलता है। वफाक ने लोन वफाक के साथ साइन हुआ है, लेकिन सूबे आर द एग्जीक्यूशन, और फिर जितनी उनकी वो होगी प्रोग्रेस उसके मुताबिक आगे सूबे। जी यही मैंने अर्ज किया कि सूबों ने प्रोग्रेस करनी है और उसी की बुनियाद पे लोन मिलना है, राइट? यही बात है। जी कायरा साहब। जी देखिए, गुजारिश ये है कि सूबे भी अपना केस प्रेजेंट करते हैं, वर्ल्ड बैंक के साथ डायरेक्टली भी नेगोशिएट करते हैं, और ये प्रोजेक्ट डायरेक्ट नेगोशिएट भी हुए थे। वफाक क्योंकि इसमें गारंटर्स होता है या उसने सोवरेन गारंटीज देनी होती हैं कि रीपे होने हैं लोन, तो इसके ऊपर वफाक का भी रोल मौजूद होता है। ये बात दुरुस्त है कि सूबा ने उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है और इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट के ऊपर डिस्बर्समेंट्स होनी है। यहाँ इशू बलोचिस्तान का ये था, सिंध गवर्नमेंट का इतना बड़ा इशू नहीं आया था। सिंध गवर्नमेंट में वफाक का जो बजट का शेयर आना था उसके ऊपर एतराज था। जी बजट पे एतराज था। यस, थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग दिस। ये बात है जी। एक मिनट है, जाइए जरा। जो बलोचिस्तान का इशू था वो ये था कि वफाकी हुकूमत का तकाजा ये था कि वहाँ पे जिन इलाकों में तबाही हुई है वहाँ घर फेडरल गवर्नमेंट बनवा के देगी। सूबे का तकाजा ये था कि ये आपका काम नहीं है, ये हम करेंगे। इस वजह से इस तनाजे में भी डिले हुई थी, इसको भी तसल्ली कर लेनी चाहिए। तीसरी गुजारिश है कि जो वफाक के इदारे हैं, वफाकी हुकूमत किसी जगह डिजास्टर हो जाता है तो कैसे पहुंचती है? वफाकी हुकूमत के पास अपनी मशीनरी कौन कौन सी है? एक एनडीएमए है। एनडीएमए का एक सुपर स्ट्रक्चर जरूर मौजूद है, लेकिन उसकी को हजारों लाखों की तादाद में वर्क फोर्स नहीं है। वो सूबाई हुकूमतों को, ये पीडीएमएस होती हैं, उनको सपोर्ट करती है। आज भी वफाकी हुकूमत की तरफ से एनडीएमए ने या दीगर इदारों ने डायरेक्टली पीडीएमए जो केपीके का है, आप उससे पूछिए, उनको मदद फराहम की होगी और तसलसल से जा रही होगी, एनजीओज भी जा रही होंगी। और वफाक का जो सबसे बड़ा इदारा होता है वो अफवाज पाकिस्तान है। उन्होंने जाके फेडरल गवर्नमेंट के फेडरल इदारे के तौर पे जाके काम करना होता है। वफाकी हुकूमत की एक्सेस और कैसे होगी? हाँ, वफाकी हुकूमत ने फाइनेंशियल सपोर्ट फराहम करनी है या एनडीएमए के जरिए प्रोक्योरमेंट करके और सूबों को। सही बात। कायरा साहब आखिरी जुमला जरूर इस पे फरमा दें, आपका व्यू बड़ा जरूरी है कि ये जो तजवीज़ है ये खान साहब को ले लेनी चाहिए कि माफी तलाफी करें और अगले इलेक्शन का इंतजार करें, इस सिस्टम को बहरहाल चलने दें। मैं तो बहुत अरसे से ये बात कह रहा हूँ कि पीटीआई को ये बात सोचने की जरूरत है। अब खासा देर हो गई। अब तो मामला ये है कि अदालतों ने सजाएं भी दे दी। अब तो जो किसी तरफ देर हो गई होनी चाहिए। एक एफआईआर हुई, आपके पास फुटेज मौजूद है अदालतों ने। अब पीटीआई कहेगी कि जी हमारी तसल्ली, तो जिसको सजा होती है कभी उसकी तसल्ली हुई है, कभी उसने एग्री किया है? हम तो बार बार इन्हें कह रहे थे कि इसके ऊपर कोई ऐसा जुमला, ऐसा तरीका कि हाँ जी अगर कोई कोताही हुई है, हमारे लोग गए, गलती हुई, नौजवान थे,
اور ہم معذرت خواہ ہیں، آگے بڑھنے کے راستے پیدا کرتے ہیں. ڈیڈ لاک کبھی سیاسی عمل اور سیاسی جماعتوں کو سپورٹ نہیں. ایسا جملہ کہہ دیتے، یہ بڑی اہم آپ کی تجویز ہے. ظاہر ہے اپنی سیاسی بصیرت تجربے سے قائرہ صاحب دیے کہ ایسا جملہ کہہ دیتے کہ اگر کچھ ہوا ہے، ہمارے لوگ تھے، نوجوان تھے، تو بس جانے دیں. خیر ناظرین، امید بہتر کی رکھتے ہیں کیونکہ اس وقت ابھی مزید بھی پیشن گوئی ہے کہ یہ سلسلہ مزید 3 بارشوں کا آگے ہے. تو اللہ خیر رکھے اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں آپ سب کو رکھے، اور یہ تباہ کاریاں جتنی ہو سکیں اللہ ان سے محفوظ رکھے تمام زدگان کو. اللہ حافظ. تھینک یو فار واچنگ.